हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट। उसी में हम फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे। तो फ्रांसीसी क्रांति में हमने जो है इस लेसन के अंतर्गत हमने जानने का प्रयास किया था कि आखिरकार फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। इन सभी को हमने देखने और जानने का प्रयास किया कि आखिर में वो कैसे रही थी, ठीक, और ये सारी चीजें क्या हैं, किस तरीके से हम इन्हें गौर करके आपका देख सकते हैं। फ्रांसीसी राजाओं को, उन सारे सिस्टम को हमने एक एक करके आपका बात करने की और जानने का, देखने का जो है प्रयास किया। हो गया। तो ऑस्ट्रिया का युद्ध और प्रेसिया का युद्ध ने किस प्रकार से वह चिंता खड़ी कर दी, और फिर हमने देखा जैकोबिन क्लब क्या था, कैसे उसने युद्ध को बढ़ा, मतलब किस तरीके से अमीर वर्ग के राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, गरीबों के पास नहीं थे, कैसे लोग जुड़े, कैसे डिस्कशन इत्यादि प्रारंभ हुए। कल हम इस पर ही बात कर रहे थे। किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए। हो गया। जैकोबिन क्लब में देख लिया क्या सदस्य लोग थे। इसमें कम सम्मत लोग आते थे, छोटे दुकानदार, कामगार, यानी कि बेसिकली जो वहां का स्टेटस थे, उसमें स्टेटस में जो आपका तीसरा वर्ग था, वही लोग इसमें एड ऑन थे, वही लोग इसमें सारी चीजों को भाग देते थे, इसी बात में थे। देख लिया। तो ये सारी चीजों को हम देख चुके थे। टॉपिक किस तरह की थी, कपड़े कैसे पहनते थे, जैकोबिन क्लब के मेंबरों में क्या चीज कॉमन रही थी, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बात कर ली थी, देख लिए थे। चल देख लिए, आगे बढ़ रहे। अब देखिए, अब शासन हो रहा है, चीजें हो रही हैं, असर बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए, लुइस मचोदे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। अब अब हुआ क्या कि न्यायपालिका स्टैब्लिश हो चुकी है, कार्यपालिका बन चुकी है और विधायिका बन चुकी है। ऐसे में जो लुइस 14 आपके फ्रांस के राजा बने थे, उस समय न्यायालय ने उनको क्या पाया, देशद्रोही पाया, और उसके आरोप में उनको सजा दी गई और मौत की सजा न्यायालय ने सुनाई। और आप जान सकते हैं कि फ्रांस कब आजाद हो रहा है। मैंने पीछे बताया, डेट आपको देखनी है, कितने सितंबर को आजाद हुआ है या अगस्त में हुआ, आप खुद देखना है। तो 21 जनवरी 1993 को प्ले डी सा कन्वर्स में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। ये जगह है जहां पर आपके वहां के राजा को आपका सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। क्या मिली उनको, फांसी। जल्द ही रानी मेरी एंटोनिया को भी वहां से हसरे हुआ, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए, अब अब राज था आतंक का, फांसी लग गई, यानी कि राजा चला गया। अब क्या होता है कि आतंक राज सन 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। अब बहुत छोटा टाइम पीरियड है, 1 साल का है, लेकिन इसको आतंक का युग कहा गया। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने कंट्रोल और दमन की पॉलिसी अपनाई। उनके हिसाब से गणतंत्र में जो भी शत्रु थे, गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक, हेड ऑफ नेशन इलेक्शन, जो हमारा देश का मुखिया है वो कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। अब उन्होंने एक नीति अपनाई गणतंत्र के लिए कि जो भी शत्रु हैं, चाहे वो कुलीन हो चाहे पादरी हो, यानी कि अब किन वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जो आपका जो स्टेटस ए की कैटेगरी में और बी की कैटेगरी में, भाई ए में पादरी थे और बी में कुलीन थे और सी का तो राज हो चुका है, और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली असहमति रखने वाली पार्टियां,
सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कहानी क्या हो रही है कि ठीक है, आपका शासन है, बढ़िया बात है, आजाद हो गया, लेकिन जिन लोगों ने पहले शासन किया है या जो कुछ राजनीतिक रूप से किसी दल का बाप के मेंबर रहे हैं, अब देश बन चुका है, तो रोबेस्पियर ने क्या किया, उनको पकड़ा और सबको जेल में डाल दिया। क्लियर है? अब देखिए, एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला गया। कैसा न्यायालय शब्द का प्रयोग किया है? क्रांतिकारी न्यायालय। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटीन पर चढ़कर उनका सर कलम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो दोषी पाए गए तो उनको ये जगह है और जहां पर उनको सर कलम कर दिया जाएगा, यानी कि नाड़ उतार दी जाएगी। ठीक। अब गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन था। अब कैसी थी? दो खंभों के बीच आरे की मशीन है, और आप जानते हैं उस पर ब्लेड चलता है लोहे का, जहां पर लकड़ियां गड़ती हैं, जिस पर रखकर अपराधी के सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कार कर डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा है। जिस डॉक्टर ने बनाया है, ध्यान देख लीजिए, आरा मशीन को किसने बनाया है? ये देखिए, उनका नाम भी लिखा है, उनके नाम पर ही पड़ा। रोबेस्पियर सरकार के ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिक सीमा तय कर दी कि भैया क्या होगा, उनकी समय सीमा सब तय कर दी। गोशत एवं पाव रोटी की राशनिंग आपकी कर दी। हाँ, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि गणतंत्र हो रहा है, या फिर गणतंत्र के अंदर पावर से निरंकुशता में जा रही है। भाई पहले भी ये सेम आपका सिस्टम था, बस क्या था, वहां आपका राजा था। अब यहाँ पर आपका देश आजाद होने के बाद भी एक व्यक्ति अपनी हुकूमत चला रहा है। क्लियर है? अब जो भी आपको चीजें हैं वो बेचनी पड़ेंगी और फिक्स कीमत पर बेचनी पड़ेंगी, सरकार को ही बेचोगे, ये बाध्य कर दिया गया। ऐसा कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। अपेक्षित महंगे सफेद आटे का इस्तेमाल पर रोक लगा दी, भैया महंगा आटा आप यूज नहीं कर सकते। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाले लगी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। अब बताइए, आपको समता रोटी खानी है जो साबुदाने की बनी होती है, यानी कि जबरदस्ती चीजों को थोपा जा रहा है। अच्छा, बोलचाल और संबोधन के में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंशुअर यानी कि महाशय एवं मैदाम यानी कि महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं के लिए, यानी कि वहां के कुछ लोकल शब्द थे, जैसे हम बोलते हैं ऑनरेबल सिटीजन बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे कहा गया सियोतयन और सियोतयांसानी, यानी कि नागरिक के नाम से संबोधित किया गया। इसको नागरिक के नाम संबोधित किया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया, यानी कि जो समय की चर्च थी उनको बंद कर दिया गया। और आप जानते हैं चर्च में पादरी वर्ग बैठते थे, जो एक जमाने के आपका बड़ा वर्ग माना जाता था, और उन्हें भवनों को बैरिक और दफ्तर बना दिया गया। यानी कि चर्चों को क्या कर दिया? बैरिक और आपका दफ्तर। बैरिक मतलब क्या होता है? जहां पर कोई सेना आपकी रुकती है या पुलिस रुकती है, उस स्थान को बोलते हैं बैरिक। बैरिक मतलब रुकने की जगह, तो उनको बैरिक बना दिया गया। ठीक। अब देखिए, इस तरीके के काम आजादी के बाद हो रहे थे। ठीक, राजा को फांसी चढ़ाने के बाद। और ये टाइम पीरियड क्या था उस समय का? 1793 से आपका 94 तक के युग में ये सारी चीजें इसमें चल रही थी, और ये सारी चीजें इसमें आपको हमको देखने के लिए मिल रही थी। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को हमने देखा। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक त्राही त्राही करने लगे। यानी कि इतनी स्ट्रिक्ट रूप से अपनी पॉलिसियों को लागू किया, बहुत सख्ती के साथ लोगों ने त्राही त्राही की। अंत जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया। यानी कि जो दूसरों को चढ़ाना चाहता था वो खुद चढ़ गया। क्लियर है? तो ये स्थिति दिखाई दी थी राजा की फांसी के बाद। एक साल के बाद जो क्रियाकलाप हुई, जो चीजें हमको देखने के लिए मिली है। ठीक, तो एक बार देख लीजिए। देखिए, अब आपने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा, सॉरी हाँ, फ्रांस की क्रांति को पढ़ा, तो आपको एक विचार आया
कि कैसे लोगों ने राजतंत्र को समाप्त कर कैसे लोकतंत्र की स्थापना करी, गणतंत्र बनाया, यानी कि हेड ऑफ नेशन कोई राजा नहीं होगा बल्कि लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि में एक व्यक्ति निरंकुश बैठ गया जिसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, उसको भी न्यायपालिका ने सजा दी और फिर आपका क्या हुआ, नए लोग आए। ठीक, तो इसी तरह से भारत में कैसे चीजें हुई, क्रांति जन्म कैसे ले रही है। फ्रांस की क्रांति ने कैसे, आपने देखा है कि जो ऑस्ट्रिया वगैरह जो उसके पास के प्रांत है वहां पर भी क्रांति की जंग छेड़ी, और इसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में भी आपकी क्रांतियां हुई हैं और यही क्रांति का आधार भी बना। आज के जमाने में क्या होता है बच्चों, कोई भी कहीं पर घटना होती है तो विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स और इवन शाम तक पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में वो आप घटना सुन सकते हो। लेकिन एक आपका जमाना था कि अगर कोई घटना हो गई 5 साल के बाद लोगों को पता चलता था कि ऐसा भी कुछ वहां हुआ था इतने साल पहले, और उसकी चिंगारी अब तक उठ रही है। लेकिन सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जमाने में ये चीजें बहुत ही एकदम आसानी से बहुत जल्दी फैल जाती है। क्लियर है? तो लुईस 14 का कैसे उसको फांसी दी गई और कैसे नया शासक बना और कैसे गणतंत्र होने के बाद आतंक का आपका तो 1793 से 17 आपका 94 के बीच का टाइम पीरियड रहा, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब कोई स्कूल में कोई भी बच्चा माइक लेकर बेटा एक बार बात तो करो एटलीस्ट। चलिए, पीछे कुछ पूछना है? चलिए वापस छोटा सा एक आपका रिवीजन भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि याद रहे सबको कि हम कहाँ से क्या चीज शुरू करी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास में नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे और 14 जुलाई को 1789 में पेरिस में एक आतंक का माहौल था। और आतंक का माहौल कैसे था, इसी स्टोरी के साथ शुरू हुआ था जब लोग इकट्ठे हुए। उसकी पूरी कहानी को हमने पढ़ा कि कैसे लोग अब इकट्ठा हो रहे थे और उसके कारणों को पढ़ा कि पाव रोटी की कीमत इत्यादि बढ़ रही थी। फिर हमको पता लगा कि कैसे एक राजा बना जिसका नाम लुईस 14 था, वो गद्दी पर बैठा 20 साल के बाद और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। राजकोष खाली था और उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उस समय का समाज 3 वर्गों में आपका बटा हुआ था। वो 3 वर्ग हमारे सामने हैं, पहला स्टेज, दूसरा और तीसरा। एक में पादरी, अमीर और बाकी 3 वर्ग बटे हुए थे। और जो आपका तीसरा वर्ग था, टैक्सेशन जो मिला मेनली इनको ही मिला। और इसके बीच क्या हुए थे, अब लोगों में आपस का वेद शुरू हो गया और जीने का संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि पाव रोटी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। और जो आपका तीसरा वर्ग था, तीसरा स्टेटस था, उसी को सबसे ज्यादा समस्या थी आपकी बढ़ती कीमतों के बीच, क्योंकि वो टैक्स भी पेयर कर रहा था और महंगाई से भी मार झेल रहा था। इसी तरह से मध्य वर्ग उभरा और एक उसने कर को लेकर एक बड़ा संघर्ष किया और उसी संघर्ष के मुताबिक बहुत सारे चिंतकों ने अपने विचारों को लिखा और उस पर बिताने का प्रयास किया। और वहां से ही लुईस 14 के खिलाफ जो कर बढ़ाने के बाद जो क्रांति शुरू हुई, उसी क्रांति के साथ एक प्रतिनिधि सभा आई और उसने कैसे लोगों को बात की कि भैया हम कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन लोग वोट गिर सकता है, उसके बारे में बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनाया और उसी को असेंबली कहा गया। ठीक, और एस्टोटस जनरल के नियम बने, कैसे बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर पेरिस में एक नेशनल असेंबली को घोषित किया। इतना हम लोग देख रहे थे, संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद संघर्ष होने के बाद पाव रोटी की लोगों पर आपस बात हुई, नेशनल असेंबली में बहुत सारी चीजें पास हुई और वहां बताया कि ये कैसे हमको लूट रहे हैं। और विद्रोहियों ने लुईस 14 के खिलाफ अपनी विद्रोह किया और आखिरकार लुईस 14 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अब संविधान 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली में लागू कर दिया गया। ठीक, ध्यान रखना है, मैंने गोल किया हुआ है। और फिर अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली क्या बन गई है, अब संविधान आपका बनाने जा रही है। अब राजतंत्र बन था पहले, कैसे खत्म हुआ, कैसे वहां की पावर्स को न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका में उसको बांट दिया गया, डिवाइड किया गया, और कैसे कैसी संरचना होगी, न्यायपालिका पर कैसे कौन नियंत्रण रखेगा, कैसे वो आपके निर्वाचक असेंबली होगी, कैसे लोग वोट देंगे, ये सारा पूरा प्रावधान इसमें आपका तैयार किया गया। कहां पर मंत्री होंगे, मंत्रियों पर किसका नियंत्रण होगा, असेंबली का, और वोट कौन देगी, जनता। कितने लोग हैं, 2.8 करोड़ लोग एक्टिव थे, लेकिन वोट देने का राइट्स केवल 40 लाख लोगों के पास ही था।
एजुकेशन के बेस पर और किसके बेस पर, एज फैक्टर के बेस पर कानून बनाया। 25 से ऊपर वाले लोग इसमें वोट गिर सकते थे, ठीक। और पुरुषों को और एवं नागरिकों को घोषणा पत्र लागू किया गया। कुछ उनके प्राकृतिक जो अधिकार थे वो उनको दिए गए। और जब वो क्रांति कर रहे थे उस समय कुछ चिन्ह को आपके प्रतीक के रूप में अपनाया गया और वो आपका देखा गया। और फ्रांस में अब राजतंत्र खत्म होकर गणतंत्र की स्थापना हुई। लुइस 14 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। इसी को देखते हुए वर्ल्ड में डिस्कशन होने लगी। प्रासा और ऑस्ट्रिया में भी युद्ध की घोषणा हुई और वहां के लोग भी एक्टिव हुए और औरतों और मर्दों के साथ कंबेदाबली। और जब क्रांतिकारी हो रहे थे तो लोग लड़ने के लिए कहां पर पहुंचे, आपका मोर्चों पर। और महिलाओं ने घर और जमीन और खाने पीने की चीजों को अपने ऊपर अपनी जो उनकी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। राजनीतिक अधिकार कैसे डेवलप हुए, लोग कैसे जैकोबिन क्लब के मेंबर बने। जैकोबिन क्लब क्या था आप समझ सकते हैं, एक राजनीतिक समूह का अड्डा था जो लोगों पर बात करता था उनके राइट्स की। जैकोबिन क्लब का कारण क्या था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, कैसे कुछ हुआ। इतना देखने के बाद फिर कैसे बहुत सारी चीजें, हिंसक विद्रोह हुए और आखिरकार 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र का अंत हो गया। राजतंत्र का अंत कैसे हो गया, क्योंकि 1792 को राजा को फांसी दे दी गई थी और उसी के बाद पूर्णतः गणतंत्र बना। ठीक है भाई, यही तो लिखा है। अब आप देख रहे हैं ना, 21 जनवरी को ब्रीफास्ट को क्या कर दी गई, बाप की सजा सुना दी गई और वो यानी कि राजा मर गया। और राजा के बाद फिर 1 साल क्या हुआ कि इस समय पीरियड के दौरान आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हेड ऑफ नेशन बनाया गया था उसने जबरदस्ती कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग और राजनीतिक वर्ग को जबरदस्ती उठाकर जेल में गिर दिया। क्रांतिकाली तरह न्यायालय में बात की गई, गुटीन पर मत चढ़ाने का बात की गई और अंत और स्कोप ही पाव रोटी को उनने बहुत सारे नियम थोप दिए कि आपको जबरदस्ती ये रोटी खानी है और किसान को सरकार को ही आपके चीजें बेचना है, नागरिकों को आप मदद कहेंगे, ये कहेंगे। और आखिरकार उसके लोग ही उससे परेशान हो गए। उसने चर्चों को बंद कर दिया, उनको दफ्तर और बैरिक बना दिया और अंततः जब लोग त्राही करने लगे उसी के द्वारा बनाई गई गिलोटिन पर उसको आपका चढ़ा दिया गया। और इस तरीके से हमने इतना 2 दिन में पूरा पढ़ा और सीखने का प्रयास किया। तो ये सबसे पहले क्रांति ने अनेक प्रकार की वफादारी हासिल की और किस तरह से उत्सव के रूप में देख सकते हैं। तो इतनी पूरी स्टोरी मैंने आपको बताने की और समझाने का प्रयास किया जो मैंने आपको दिखा दिया था। अब कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी बच्चे का, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। देख लें एक बार। देख लिया, देखिए एक बार, आप देखिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, जैकोबिन सरकार मतलब जैकोबिन क्लब के मेंबर के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई थी वो बड़े अग्रेसिव थे। आपने पढ़ा कि कैसे उन्होंने वहां चर्चों को बंद किया, अमीर और पादरी वर्ग को जेल में डाला, कैसे उन्होंने जबरदस्ती बहुत सारे नियम थे। अब उनका पतन हो चुका है। कब हुआ उनका पतन, तो आपने देखा उनका टाइम पीरियड था 1793 में और 1700 लेकर 94 तक, 1794 तक उनका समय पीरियड रहा। अब पतन यानी कि किसी का चला जाना, उन्मूलन होने के बाद अब मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आई। किसके पास, ध्यान दीजिए शब्दों का बड़ा चयन है। मध्यम वर्ग में संपन्न, संपन्न तबका, संपन्न तबका मतलब जो अपने आर्थिक रूप से सशक्त रहे हर चीज से, उनके पास सत्ता है। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब नए संविधान में क्या किया कि जिनके पास संपत्ति विहीन तबके हैं, जिनके तबके मतलब होता है समूह या लोग, वो मताधिकार यानी कि वोट नहीं दे सकते। इस संविधान में 2 चुनौतियां विधान परिषद के प्रभाव, इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था, यानी कि 2 इलेक्टेड आपका असेंबली थी, क्लियर है, और उन्हीं का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्य प्रणाली क्या कहलाई, डायरेक्टेड का को नियुक्त किया गया। इस डायरेक्टेड को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबियन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका को बचाने की कोशिश की गई।
क्या किया गया, ध्यान रखिए, एक व्यक्ति केंद्रित वाली, यानी कि ऐसा ना हो जाए कि कोई व्यक्ति शासक बने और सारी पावर, सारी चीजें एक व्यक्ति के केंद्र में हो जाए, जैसे वो कर रहा था व्यक्ति। क्लियर है? कौन कर रहा था? अभी नाम पता होना चाहिए। देखिए, रोबेस्पियर, ये कौन था? जैकोबिन क्लब का ही मेंबर था, और ये अग्रेसिव नीति के साथ काम कर रहा था, रिवेंज टाइप में, बदला जैसा ले रहा हो। ठीक। और इन्होंने कोशिश की कि शासक कोई भी बने, लेकिन पावर या चीजें किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ठीक। कार्यपालिका को बचाने के लिए कोशिश की गई कि भैया हम कार्यपालिका को तब बचा सकते हैं जब पावर किसी एक आदमी के व्यक्ति के हाथ में ना हो, और ये सही भी। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता था, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। कोई भी डिस्कशन हुआ तो जो आपकी परिषद है वो क्या कर सकती है, इनको आपका नष्ट कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। बर्खास्त मतलब फिलहाल आप टेम्परेरी रूप से हटा देना। तो आपका डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता की सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। अब यही चीज कि आपका जो एक नया पद बना रहे थे डायरेक्टरी, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? परिषद के ऊपर। परिषद इनको वक्त क्या कर सकती थी, इनको आपका बर्खास्त कर सकती थी। और इसी से क्या हो रही थी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही थी। और जब राजनीतिकता अस्थिरता पैदा होती है, तब जो सेना होती है उसका तानाशाह चलता है। जैसे आप पाकिस्तान में देखोगे, वहां की राजनीतिक अनस्टेबिलिटी होने के बाद सेना तुरंत कंट्रोल ले लेती है। होता है ना कि जहां अगर दो लोग आपस में लड़े, वहां के लोग, चुनाव बिखरे, चुनाव नहीं हुए, तुरंत सेना अपना कब्जा कर लेगी। ऐसे ही फ्रांस में क्या है, सैनिक तानाशाह निकल रहा है, और नाम सुनिए, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता खुल रहा है। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तन के दौरान स्वतंत्रता, विधि, समता, समानता, बंधुत्वता, प्रेरक आदर्श बने। कह रहे चीजें अच्छी हुई। अब आपने बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश की, आपने समानता की बात की, विधि समता की बात करी, ठीक, बंधुत्वता की आपकी प्रेरणा, बहुत सारे आदर्श थे। इन मूल्यों के आगामी सदी सिर्फ न फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया, और इन चीजों ने बहुत सारे यूरोप के ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को एक्टिव कर दिया। ठीक। और यहीं से ही होगा अब बहुत सारी चीज। अब कह रहे हैं क्या महिला के लिए भी क्रांति हुई थी? अब पुरुष को राइट्स हैं, महिला को राइट्स कैसे मिलेंगे, कैसे कुछ होगा, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको नेपोलियन बोनापार्ट कहां से निकलेगा, ये थोड़ा सा आपको एक की पॉइंट दिया गया है। अगर नेपोलियन बोनापार्ट आपको समझ आएगा तो वो तभी आएगा जब आपने थोड़ी सी बैक स्टोरी को अच्छे से देखा होगा या पढ़ा होगा। क्लियर है? तो जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, एक बार घर जाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।